हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रीटमेंट चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से एक जो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा एनफोर्सेबल होता है, बलवत होता है, उसको ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये पोलॉक का दिया गया एक कोटेशन है टू डिफाइन दैट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज बता रहा है, जब सब एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को कंस्टिट्यूट करने के लिए। वो एसेंशियल एलिमेंट्स कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 में ये डिफाइन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए देख लेते हैं एक एक पॉइंट्स करके। पहला एसेंशियल एलिमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज इन एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनने के लिए। वन मेकिंग द ऑफर एंड द अदर विल एक्सेप्ट इट। एक ऑफर देगा और दूसरा जो है दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पहला तो ये बन गया। एंड द लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय द अनदर पार्टी ऑफ द प्रॉमिस। मतलब जो एक्सेप्टेंस होगा और जो ऑफर होगा वो दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, the objective of lawful implies that the offer and acceptance must conform the rules laid down in the regarding the offer and acceptance। अगर offer and acceptance का जो essential का वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन से जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्योंकि जो मतलब जो acceptance होगा, acceptance अपना जो रूल्स है, रूल्स ऑफ acceptance must be confirm the offer। ठीक है, रूल lays down बाय द एक्ट रिगार्डिंग द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो भी रूल्स है उस रूल को फॉलो करना होगा। ये वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा पहला। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड। जो ऑफर का जो टर्म्स होगा वो एब्सोल्यूट होना पड़ेगा। एंड एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब। और एक्सेप्टेंस जो होगा वो भी अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब मोड होना पड़ेगा। और जो एक्सेप्टेंस होगा वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफरर को। मतलब एक्सेप्टेंस का जो भी रूल्स है उसको वही यहाँ पे होगा। ठीक है, पहला जो होगा फिर पॉइंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहला हमको क्या चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब एक दूसरे को ऑफर देगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा। और ये जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रूल को फॉलो करते हुए ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा। जब ऐसा होता है और उसके बाद जो कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, ऑफर जो एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरर के साथ। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहला हमको चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। चलिए दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। मतलब एक इंटेंशन होना चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप बनने के लिए एक इंटेंशन होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तभी। व्हेन द पार्टीज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, जब दोनों पार्टी एक एग्रीमेंट में एंटर करता है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन। उन दोनों के बीच में एक इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप बाउंड करने के लिए। एक लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों के अंदर एक इंटेंशन होना चाहिए बिटवीन देम। इफ देयर इज नो सच इंटेंशन, अगर दोनों के बीच में कोई लीगल इंटेंशन बनाने की कोई भी इच्छा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज, देयर विल नो कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता बिटवीन देम। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कॉन्टेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप। और सोशल और डोमेस्टिक नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल रिलेशनशिप नहीं बताया जाएगा। ये सोशल और डोमेस्टिक नेचर का कैसे होता है? अगर ए अपने गर्लफ्रेंड से बोलता है, ए अपने गर्लफ्रेंड बी से बोलता है आज डिनर के लिए जाना है। ठीक है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया, बोले हाँ जाएंगे। तो अगर ये नहीं जा सके तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक सोशल और डोमेस्टिक है, ये लीगल रिलेशनशिप नहीं है। दोज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसी टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ये लीगल रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एक इंटेंशन रहना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का। अगर लीगल रिलेशनशिप बनता है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। उसके बाद ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बन गया। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, और
प्रॉमिस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जब बनता है तब एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिबिलिटी बनता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो लॉफुल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन का मतलब है क्या है, मतलब है समथिंग इन रिटर्न। अगर ए बी को कुछ देता है, अगर मान लो ए और बी दो पार्टी है, ठीक है, ए अपना गाड़ी बी को बेच रहा है, ठीक है, अगर बेच रहा है तो बेचने के बदले में ये भी कुछ पैसा इसको देगा, है ना। तो ये कंसिडरेशन है, मतलब ये भी कुछ कंसिडर कर रहा है, ये भी कुछ कंसिडर कर रहा है। ये अपना गाड़ी कंसिडर करके उसको दे रहा है और ये अपना मनी कंसिडर करके इसको दे रहा है। तो ये है लॉफुल कंसिडरेशन, ये लॉफुल कंसिडरेशन है। एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल तभी होगा, मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन होगा, जब कंसिडरेशन होगा तभी एक लॉफुल जो है एग्रीमेंट बन सकता है। एक एग्रीमेंट में मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक जो टूल है, ठीक है। कंसिडरेशन मीन्स एन एडवांटेज और बेनिफिट मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो एडवांटेज और बेनिफिट देगा वही है कंसिडरेशन। इट इज द वेरी एसेंस ऑफ बार्गेन। ओके, ये जो है, ये जो खरीद रहा है या बेच रहा है, ये ऐसा है, ये बार्गेन का एक एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एसेंशियल, वेरी एसेंशियल कंपोनेंट है, वो है कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन का वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख लीजिए, ठीक है। That means something in return. Agreement consideration means something in return. The agreement is legally enforceable only when both the parties give something and get something in return. एक agreement जो है वो legally तब enforceable होगा जब when both the parties giving something, दोनों पार्टी कुछ दे रहा है और उसे कुछ मिल रहा है, and getting something in return, रिटर्न में कुछ मिल रहा है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। कंसिडरेशन डज नॉट नेसेसरी टू बी इन कैश और काइंड। कंसिडरेशन कुछ कैश में भी होगा, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये अपना गाड़ी इसको दे रहा है, बदले में ये अपना बाइक इसको दे सकता है। मतलब ये जो कंसिडरेशन सिर्फ मनी से ही नहीं होगा, ये कुछ सामान भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस, ये कुछ एक्ट और एब्सटिनेंस भी हो सकता है। मतलब ए एक अपना सर्वेंट रखा बी को, ठीक है, अपने घर को मेंटेन करने के लिए, ये सर्वेंट को सैलरी देता है 10,000 पर मंथ। तो ये क्या हुआ, ए बी को सिर्फ मनी दे रहा है, बी बदले में कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन बी बदले में क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है इसके लिए, ठीक है। दैट कैन बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस, ये कुछ काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है और एक्ट के बदले में ये पैसा दे रहा है। तो क्या होगा, इट मे बी कैश और काइंड, ये कैश और काइंड में भी हो सकते हैं और ये कोई एक्ट और एब्सटिनेंस भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये जो कंसिडरेशन है ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही हो सकते हैं। पास्ट कंसिडर मतलब पहले हमने कंसिडर कर लिया, जब हम फोन में नेट पैक मारते हैं, ठीक है, अपना रिचार्ज कराते हैं, तो क्या हुआ, 399 रिचार्ज कराते हैं, पहले हम पहले ही कंसिडरेशन कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या मिलता है, उसके बाद सर्विस मिलता है 3 महीने के लिए। तो ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन, मतलब पास्ट में मैंने कंसिडर कर दिया और उसके बाद मुझे सर्विस मिल रहा है, ये पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है, अगर मैं दुकान जाता हूँ कोई सामान खरीदने तो पैसा दिया और सामान ले लिया, तो ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 3 मंथ जो है 3 मंथ्स कंज्यूम करने के बाद ही हमको पे करना पड़ता है। जो पोस्टपेड प्लान होता है वो फ्यूचर कंसिडरेशन होता है, ठीक है। बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल, और जो कंसिडरेशन होगा वो ये जरूरी है कि वो रियल एंड लॉफुल हो कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसका कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी क्या क्या है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो मेजॉर हो,
ठीक है, वो माइनर नहीं होना चाहिए। मेजर का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18+ होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए या 18 साल होना चाहिए। ठीक है, इस ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड होना चाहिए। अगर वो पागल है कि ऐसा कुछ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ टू ही सब्जेक्ट, मतलब और ऐसा भी नहीं कोई प्रिजनर के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड है, ऐसा कुछ। और जो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो ये हो गया ये डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई लॉ इसके ऊपर रोक लगाता है कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो वो डिस्क्वालीफाइड माना जाता है उस पर्सन को, और उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कौन कौन के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, एक है माइनर जो 18 साल से कम उम्र है जिसका, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा है अनसाउंड माइंड, मतलब जिसका जो साउंड माइंड नहीं है, मतलब जो पागल है, दिमागी मरीज है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या है, इट इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब अगर कोई लॉ एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मे अराइज फ्रॉम माइनॉरिटी, लूनेसी, इडियोसी, ड्रंकनेस, और ड्रंकनेस के साथ साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर कोई ड्रंक करके कोई ड्रंक पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड बन जाएगा। इफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट, अगर कोई जो पार्टी है एग्रीमेंट का, सफर फ्रॉम एनी ऑफ सच डिसेबिलिटी, अगर कोई भी पार्टी ऐसे डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो द एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शन स्पेशल केसेस छोड़कर। ठीक है, उसके बाद फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फ्री और जेन्युइन कंसेंट मतलब सम्मति होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द एसेंशियल ऑफ द क्रिएशन ऑफ एवरी एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बनने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, और जो कंसेंट देगा वो सम्मति एकदम जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज आर सेड टू बी फ्री। कब फ्री होगा, जब दे आर मेड फ्रॉम सेम माइंड ऑल द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल टर्म है सब अगर एक साथ हो, मतलब दो पार्टीज का कंसेंट अगर सेम होता है। मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए और बी। ए अपना कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहता है बी को, बी अगर खुशी खुशी बोल देता है कि हाँ मैं खरीदूंगा इसको तो वो ठीक है। अगर ए बी को फोर्स करता है तुमको खरीदना ही पड़ेगा, बंदूक तान के रखा है इसके सर पर, क्या तुमको मेरा प्रॉपर्टी खरीदना ही पड़ेगा और मुझे इतना सारा पैसा देना होगा, तो ये जो है ये फ्री कंसेंट नहीं है, इसका सही फ्री सम्मति नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पार्टीज आर सेड टू बी ऑफ द सेम माइंड व्हेन दे आर एग्रीड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब ये सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करेगा, दोनों का माइंड सेम होना चाहिए। दोनों का माइंड सेम होने का मतलब दोनों ही समझना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन को, पैसा कंसिडरेशन कितना कर रहा है, वो सभी मैटर एकदम इक्वली समझ लेना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर भी समझ लेना चाहिए और सेम सेंस में समझना चाहिए एट दैट सेम टाइम, उसी टाइम पर। देयर इज एब्सेंस ऑफ, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ जेन्युइन कंसेंट, अगर कंसेंट का एब्सेंट होता है, मतलब अगर इसका सम्मति ठीक से जेन्युइन कंसेंट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जेन्युइन कंसेंट कैसे नहीं बनेगा, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा। ठीक है, दैट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति फ्रीली अपना सम्मति नहीं देता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो वैलिड नहीं बनेगा। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट एक लॉफुल होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाता है, मैं ए बी को सुपारी देता है, क्या ए बी को ऑफर दिया कि तुम सी को मार के आओ फिर मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है,
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है मतलब इसका जो लक्ष्य है कॉन्ट्रैक्ट का वो इनवैलिड है, वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल, इमोरल और ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगर होता है तो क्या होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। इफ द एग्रीमेंट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द लीगल फ्लू इट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। उसके बाद है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। और कौन कौन सा एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाता है कोई, तो अगर इनमें से अगर कोई फॉल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मतलब एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मतलब कोई एग्रीमेंट करता है तुम इसके साथ शादी नहीं करना, उसके बदले में मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वो डिक्लेयर्ड वॉइड होता है। एग्रीमेंट रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर कोई मान लो ए और बी साइड बाय साइड दुकान खोल रहा है, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकने का एक दुकान है। अगर ए बी को बताता है कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, तुम्हारा दुकान जो है इसको हटा लो, तो ये जो एग्रीमेंट है ये भी रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग को रेस्ट्रेन करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट हैविंग अनसर्टेन मीनिंग, जो एग्रीमेंट जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्लियर मीनिंग नहीं है, तो वो भी वॉइड बन जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट, ठीक है, जुए का जो एग्रीमेंट है वो भी जो है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दीज आर डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। ये चीज़ों के ऊपर कोई भी मतलब कोई भी एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं बन सकता। उसके बाद आता है सर्टेनिटी, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग, मतलब जो एग्रीमेंट होगा वो सर्टेन होना चाहिए। मतलब जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं करना चाहूँ कुछ चीज़ सामान बेचने के लिए या कोई सर्विस को लेने के लिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कोई वेग नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी पॉसिबल टू एजर्टेन द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट का जो मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए। अगर वो मीनिंग ही समझ में नहीं आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल। अगर ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा कि किसी को इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया, तो वो एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब जो परफॉर्मेंस होगा एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो कुछ परफॉर्मेंस होता है ना, कुछ व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, तो परफॉर्मेंस अगर ऐसा होता है कि वो कभी किया ही नहीं जा सकता है, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्रीमेंट करता है मैं तुमको एक डॉल्फिन ला के दूंगा, क्या मैं तुमको एक चांद ला के दूंगा, तो ये कभी हो सकता है? किसी के लिए पॉसिबल है? तो आंसर इज नो, तो किसी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये एनफोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ है, मतलब वो पूरा इम्पॉसिबल है, वो कोई कर नहीं सकता। उसके बाद है राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट्स है। एक कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से बन सकता है, एक वर्ड स्पोकन मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, ठीक है। द वर्ड स्पोकन कैन बी कंसिडर एज एन एग्रीमेंट, जो मौखिक एग्रीमेंट होता है वो भी एग्रीमेंट ही, वैलिड एग्रीमेंट ही माना जाता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज के इंटरेस्ट में द कॉन्ट्रैक्ट्स आर शुड बी रिटन, और वो रिटन में कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में ये डिनाई करता है मैंने तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, ठीक है, तो वो सबके सुविधा के लिए वो लीगल में राइटिंग में कर लेना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी रिटन, ओके। और ये राइटिंग में करने के लिए देयर आर सम फॉर्मेलिटीज, ये राइटिंग में करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होता है। वेयर द एग्रीमेंट मस्ट बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब अगर एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिफाई करने के लिए क्या होगा,
कुछ साइन कराना पड़ेगा, दोनों पार्टीज का साइन होना चाहिए, स्टैम्प कर देना पड़ेगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए वो नोटरी करना पड़ता है। नोटरी अगर करे, नोटरी करने के लिए कोर्ट से उसके ऊपर स्टैम्प लगाना होगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से। देयर आर सम केसेस वेयर द पार्टीज हैज टू रजिस्टर इन राइटिंग। ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ एग्रीमेंट होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज को रजिस्टर ही करना पड़ता है, वो एसेंशियल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस के सामने। द रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कॉम्प्लाइड विथ सेक्शन 10, ओके। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर होना चाहिए। मतलब जो लास्ट जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट मिलने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट को लीगल फॉर्मेलिटीज से राइटिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, तभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंप्लीटली वैलिडिफाई होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है इन नोट्स को समझने में तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।